आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान गांव किसान कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ज्योत्सना टंडन। गांव किसान एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम आपको खेती किसानी और पशुपालन के संबंध में जानकारी देते हैं। साथ ही आपकी मुलाकात करवाते हैं एक ऐसे कामयाब किसान से जो कि आज दूसरे किसानों के लिए मिसाल बन चुके हैं। तो फिर आइए अपने आज के गाँव किसान कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं हमारे पहले सेगमेंट खेती किसानी से। किसान भाइयों बहनों, हमारी सरकार लगातार किसानों की आय को दोगुना करने के कई तरह के प्रयास कर रही है और उन्हीं में से एक प्रयास है बांस की खेती। जी हां, अब हमारी सरकार किसानों को काफ़ी समय से प्रोत्साहित कर रही है बांस की खेती करने के लिए, जिससे कि वे अपनी आमदनी को दोगुना कर सकें। तो कैसे करनी है आपने बांस की खेती और किस तरह से आप इससे लाभ अर्जित कर सकते हैं, आइए जानते हैं कार्यक्रम के पहले भाग में। पारंपरिक खेती से हटकर किसान आज अलग अलग प्रकार की खेती कर रहे हैं। ऐसी ही एक व्यावसायिक खेती है बांस की खेती। घटते वन क्षेत्र और लकड़ी के बढ़ते प्रयोग को नियंत्रित करने के लिए बांस काफी मददगार है। इसकी खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकारी नर्सरी से पौध निःशुल्क दिए जाते हैं। बांस की करीब 136 प्रजातियां हैं। भारत में 13.96 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र का कवर करता है बांस, लेकिन व्यावसायिक रूप से खेती करने के लिए अलग अलग काम के लिए अलग अलग बांस की किस्में लगाई जाती है, लेकिन उनमें से 10 तरह की किस्मों का इस्तेमाल सबसे ज्यादा होता है। केंद्र सरकार की मंशा किसानों को बांस के उत्पादन के लिए प्रेरित करके बांस के सामान और बांस के निर्यात को बढ़ावा देना है। दुनिया में बांस उत्पादन में अग्रणी होने के बावजूद भारत का निर्यात न के बराबर है। देश में बांस की खेती के प्रसार को देखते हुए मोदी सरकार 2014 से इस पर लगातार काम कर रही है। इसके लिए केंद्र सरकार ने साल 2017 में भारतीय वन अधिनियम 1927 का संशोधन करके बांस को पेड़ों की श्रेणी से हटा दिया है। इसी कारण अब कोई भी बांस और उसके उत्पादों में खेती और व्यवसाय कर सकता है। बांस की नर्सरी तैयार करना। इसकी खेती करने के लिए नर्सरी तैयार कर पौध लगाई जाती है। बांस की नर्सरी ऐसी जगह पर बनानी चाहिए जहां आसानी से आना जाना हो सके, साथ ही पानी की व्यवस्था भी हो। दोमट मिट्टी जिसका पीएच मान 6.5 से 7.5 हो। नर्सरी लगाने के लिए ये अच्छी मानी जाती है। नर्सरी तैयार करने के लिए मार्च माह सबसे अच्छा माना जाता है। पुष्पन के बाद बनने वाले बीजों को 6 माह से 1 साल तक के लिए भंडारित किया जा सकता है। बुआई करने के पहले गहरी जुताई कर क्यारियां बनाकर बीज बोना चाहिए और हल्की सिंचाई करनी चाहिए। बुआई के पहले सप्ताह में ही पौध निकलने लगती है। पौधे जब कुछ बड़े हो जाए तब इनकी रुपाई करनी चाहिए। इसके अलावा गैर पारंपरिक तरीकों से भी बांस की खेती की जाती है, जिसमें जड़ को काट कर लगाना, कलम कटिंग से पौध तैयार करना, शाखाओं की कटिंग लगाना भी शामिल है। बांस लगातार मुनाफा देने वाली फसल है। इसे खेतों में उगाकर कृषि से अधिक पैसा कमाया जा सकता है। 1 हेक्टेयर के खेत में 625 पौधे 4 से 5 मीटर की दूरी पर उगाकर 5वें वर्ष से 3125 बांस हर साल लिए जा सकते हैं। वहीं किसान 8वें साल से 6250 बांस प्रति हेक्टेयर उपज ले सकते हैं और इसे बेचकर किसान 5 से 7 लाख रुपए प्रति हेक्टेयर मुनाफा कमा सकते हैं। किसान दोहरे मुनाफे के लिए बांस के साथ अन्य कृषि फसलों को भी लगा सकते हैं। बांस के साथ अदरक, हल्दी, आम हल्दी या सफेद मूसली या इसी तरह की अन्य फसलें उगाकर 20 से 50 हजार रुपए प्रति हेक्टेयर अतिरिक्त कमा सकते हैं। कीटनाशक की जरूरत नहीं। बांस को उगाने के लिए किसी भी प्रकार के उर्वरक की जरूरत नहीं होती। इसके अलावा किसी भी प्रकार के कीटनाशक की जरूरत नहीं होती। इसके अलावा बांस का पौधा भूमि संरक्षण का भी कार्य करता है। ये भूमि के कटाव को रोकता है। एक बार पौधा स्थायी हो जाए
तो ये तब तक नहीं मरता जब तक ये अपनी पूरी आयु ना कर ले। वैसे बांस की आयु 32 से 48 वर्ष मानी जाती है। पर्यावरण रक्षा। बांस अन्य पौधों की तुलना में पर्यावरण की अधिक रक्षा करता है। ये वायुमंडल से 66% अधिक कार्बन डाइऑक्साइड सोखता है और बदले में 66% अधिक ऑक्सीजन छोड़ता है। इस तरह से देखा जाए तो बांस जितना किसानों के लिए लाभप्रद है, उससे कहीं ज्यादा पर्यावरण के लिए। तो अभी आपने देखा सेगमेंट खेती किसानी, इसके साथ ही कार्यक्रम गांव किसान में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस, कहीं मत जाइए, देखते रहिए दूरदर्शन किसान। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल, मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल, कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद, किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। पचास साल से लगातार कृषि दर्शन है आपके साथ। खेती की नई तकनीकों से लेकर किसानों की हर समस्या का हल, जारी है कृषि दर्शन का ये सफर। किसान चैनल के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 5:30 पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम गांव किसान में। आइए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और अब देखते हैं सेगमेंट हमारा पशुधन। किसान भाइयों बहनों, अपने आज के सेगमेंट में हम आपको सीप पालन के संबंध में देंगे कुछ खास जानकारियां, कैसे आप सीप पालन कर सकते हैं और इससे किस तरह से अपनी आय में इजाफा किया जा सकता है। आइए तमाम बातें जानते हैं इस बेहद खास रिपोर्ट में। बदलते दौर में मांग को देखते हुए कई किसान सीप पालन में रुचि ले रहे हैं। सीप पालन के लिए सबसे जरूरी कुशल वैज्ञानिकों से प्रशिक्षण लेना है। कई संस्थानों में सरकार के द्वारा निःशुल्क प्रशिक्षण भी दिया जाता है। इसे शुरू करने के लिए सरकारी संस्थाओं से या फिर मछुआरों से सीप खरीदकर पालन शुरू किया जा सकता है। सीपों को खुले पानी में 2 दिन के लिए रखते हैं। धूप और हवा लगने के बाद सीप का कवच और मांसपेशियां ढीली हो जाती हैं। मांसपेशियां ढीली होने के बाद सीप की सर्जरी कर सीप के अंदर सांचा डाल दे। ये सांचा जब सीप को चुभता है तो वो उस पर अपने अंदर से निकलने वाला एक पदार्थ छोड़ता है जो मोती में बदल जाता है। मोतियों की बाजार में अच्छी मांग होने के कारण इससे बेहतर मुनाफा लिया जा सकता है। सीप पालन के लिए सबसे अनुकूल मौसम शरद ऋतु यानी अक्टूबर से दिसंबर तक का समय माना जाता है। कम से कम 10 गुना 10 फीट या बड़े आकार के तालाब में सीप पालन किया जा सकता है। मोती संवर्धन के लिए 0.4 हेक्टेयर जैसे छोटे तालाब में अधिकतम 25,000 सीप से मोती उत्पादन किया जा सकता है। हर सीप में छोटी सी शल्य क्रिया के बाद इसके भीतर 4 से 6 मिलीमीटर व्यास वाले साधारण या आकर्षक आकृति के मोती तैयार किए जा सकते हैं। शल्य क्रिया के बाद सीप को बंद कर दिया जाता है। इन सीपों को नायलॉन बैग में 10 दिनों तक एंटीबायोटिक और प्राकृतिक चारे पर रखा जाता है और रोजाना इनका निरीक्षण किया जाता है। इस दौरान मृत सीपों को हटा दिया जाता है। अब इन सीपों को तालाबों में डाल दिया जाता है। इसके लिए इन्हें नायलॉन बैगों में रखकर
यानी 2 सीप प्रति बैग बांस या बोतल के सहारे लटका दिया जाता है और तालाब में 1 मीटर की गहराई पर छोड़ दिया जाता है। प्रति हेक्टेयर 20,000 से 30,000 सीप की दर से इनका पालन किया जा सकता है। अंदर से निकलने वाला पदार्थ बीट के चारों ओर जमने लगता है, जो अंत में मोती का रूप ले लेता है। लगभग 8 से 10 माह बाद सीप को खोलकर मोती निकाल लिया जाता है। इस व्यवसाय को कम कीमत में आसानी से शुरू किया जा सकता है। आमतौर पर एक सीप लगभग 20 से 30 रुपए की आती है। वहीं बाजार में 1 मिलीमीटर से 20 मिलीमीटर सीप के मोती का दाम करीब 300 रुपए से लेकर 1,500 रुपए होता है। इसके अलावा मोतियों का निर्यात कर काफी अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है। सीप से मोती निकाल लेने के बाद सीप को भी बाजार में बेचा जा सकता है। सीप से कई तरह का सजावटी सामान तैयार किया जाता है। इसके अलावा सीपों से नदी और तालाबों के जल का शुद्धिकरण भी होता रहता है, जिससे जल प्रदूषण की समस्या से काफी हद तक निपटा जा सकता है। व्यू4 बेहतर उत्पादन के लिए सबसे जरूरी संबंधित विषय में जानकारी का होना है। इसके लिए किसानों को चाहिए कि वो सीप पालन शुरू करने से पहले प्रशिक्षण लें। सरकारी संस्थान ग्रामीण नवयुवकों, किसानों व छात्र छात्राओं को मोती उत्पादन पर तकनीकी प्रशिक्षण देते हैं। इसके अलावा कृषि विज्ञान केंद्रों और किसान हेल्पलाइन से भी मोती उत्पादन पर तकनीकी प्रशिक्षण लिया जा सकता है। तो अभी आपने सीप पालन के संबंध में कुछ खास जानकारियां हासिल की। आइए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और एक नजर डाल लेते हैं इस माह के पशुपालक कैलेंडर पर। पशुपालक कैलेंडर अक्टूबर माह में ध्यान देने वाली बातें। इस माह में सर्दी का मौसम शुरू हो जाता है, अतः पशुओं को सर्दी से बचाव का उचित प्रबंध करें। मुंहपका, खुरपका रोग, गला घोंटू रोग या फड़किया रोग के टीके यदि अभी भी नहीं लगवाए हों तो कृपया समय रहते टीके लगवा लें। अधिक चारा लेने के लिए बरसीम फसल की उन्नत किस्मों की बिजाई इस माह अवश्य कर लें। भेड़ के शरीर को ऊन कतरने के 21 दिन बाद बाहरी परिजीवी से बचाने के लिए कीटाणुनाशक घोल से भिगोएं। परजीवी और कृमि नाशक दवा देने का उपयुक्त समय है। तो किसान भाइयों बहनों, अभी आपने जाना कि इस माह के पशुपालक कैलेंडर में क्या है खास आपके लिए। इसके साथ ही कार्यक्रम गांव किसान में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए दूरदर्शन किसान। उपज के भाव ताव, आवक का हाल चाल, आयात निर्यात पर पैनी नजर, जानकारों की सटीक सलाह, सिर्फ मंडी खबर में सोमवार से शनिवार सुबह 8:05 पर। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। बादलों की लुका छिपी, बारिश का हाल, बर्फ की चादर, बदलता रुख हवाओं का और मौसम के लिहाज से कैसे करें खेती, और भी बहुत कुछ। मौसम खबर लाइव रोजाना सुबह 8:30 पर, शाम 5 बजे और 7:30 पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम गांव किसान में। आइए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और अब देखते हैं सेगमेंट कामयाब किसान की दास्तां।
किसान भाइयों बहनों, आज हम आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं एक ऐसे कामयाब किसान से जिन्होंने कड़ी मेहनत और परिश्रम करके आज कामयाब किसान की सूची में अपना नाम दर्ज करवाया है। तो आइए देखते हैं उनकी कामयाबी की ये कहानी उन्हीं की मुंह जुबानी। बदलते दौर में खेती मुनाफे का सौदा बनता जा रहा है। यही कारण है कि अब कई युवा नौकरी को छोड़कर खेती की तरफ रुख कर रहे हैं। साथ ही ये युवा वर्ग जैविक खेती के महत्व को भी बखूबी समझ रहे हैं। इसलिए पारंपरिक खेती को आधुनिक तौर तरीकों के साथ अपनाकर मोटा मुनाफा कमा रहे हैं। ऐसे ही एक किसान हैं बुरहानपुर के गोपाल सिंह राठौर, जिन्होंने खेती को नए आयाम देने में सफलता हासिल की। साथ ही संरक्षित खेती करके बेहतर लाभ भी ले रहे हैं। लहलहाते ये खेत गोपाल सिंह राठौर के हैं। गोपाल सिंह बुरहानपुर के अवाड़ा गांव के रहने वाले हैं। इन्होंने पोस्ट ग्रेजुएट तक की पढ़ाई करने के बाद महाराष्ट्र के एक निजी कृषि कॉलेज में नौकरी करने लगे। यहाँ काम के दौरान गोपाल खेती किसानी से जुड़े प्रोजेक्ट को बारीकी से देखते, जिसके बाद उनकी जिज्ञासा और रुचि खेती की तरफ बढ़ने लगी। करीब 7 साल नौकरी करने के बाद गोपाल ने खेती करने का मन बनाया। हालांकि ये सब इतना आसान नहीं था, लेकिन गोपाल के मजबूत इरादों के आगे हालात की ना चल सकी और गोपाल ने छोटे स्तर से खेती करना शुरू किया। पारंपरिक खेती करने वाले गोपाल पहले खेत में रसायनों का जमकर इस्तेमाल करते थे। इसी दौरान उनके एक रिश्तेदार को कैंसर की बीमारी हो गई और इसी घटना से गोपाल ने रसायनों का इस्तेमाल बंद कर दिया। इसके बाद गोपाल ने एक छोटा सा किचन गार्डन बनाया, जिसमें रोजमर्रा की सब्जियां उगाने लगे और इसके लिए गोपाल जैविक खाद का ही इस्तेमाल करते। घर के आंगन में होने वाली सब्जियों के स्वाद में गोपाल को काफी अंतर मिला। इसके बाद गोपाल अपने सहयोगियों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित करने लगे। साथ ही पौधे भी उपहार स्वरूप देने लगे। इस कामयाब प्रयोग को आगे बढ़ाते हुए गोपाल अब बड़े पैमाने पर जैविक खेती करने लगे। आज उनके खेतों में शिमला मिर्च, तरबूज, खरबूज, टमाटर, लौकी, तुरई, बैंगन और केला जैसी फसलें लहलहा रही हैं। गोपाल करीब 20 एकड़ जमीन में जैविक फसलें लगा रहे हैं। साथ ही मौसम के अनुसार फसलें लगाकर भी लाभ कमा रहे हैं। पहले मैंने कॉमर्स से एमकॉम किया, उसके बाद में बीएससी एजी की। फिर मुझे थोड़ा सीए के बारे में ज़्यादा इंटरेस्ट था तो मैंने सीए इंटर किया। तो उसके बाद में मैंने जॉब करना चालू कर दिया। जॉब में एक एग्रीकल्चर कॉलेज में एज अ वाइस प्रिंसिपल के पोस्ट पे काम करने लग गया। तो वहाँ पे जब मैं काम कर रहा था तो मुझे एग्रीकल्चर की तरफ वहाँ जो प्लॉट वगैरह रहते थे, जैसे नर्सरी है, सीड प्रोडक्शन है, तो सारे कंपनियों के जो प्लॉट वहाँ पे बनते थे, तो मुझे एक ज़्यादा ही इंटरेस्ट तैयार हो गया उस फील्ड में। तो मैंने भी सोचा कि मैं भी इस टाइप का ही कुछ करूँ। हालात थोड़े मजबूर थे, पर मन के छोटे से स्टार्ट करते हैं। तो फिर खेती करने का मन बना लिया। मैंने 7 साल जॉब करने के बाद में वहाँ पे रिज़ाइन देके फिर यहाँ पे खेती करना चालू कर दिया। गोपाल को शुरुआती समय में इतना मुनाफा नहीं मिला, लेकिन धीरे धीरे गोपाल को फसलों का सही दाम मिलने लगा। इसके लिए गोपाल ने सोशल मीडिया का सहारा लिया और अपनी जैविक फसलों की जानकारी लोगों तक पहुंचाई। इसके बाद गोपाल ने कृषि की रफ्तार को और बढ़ाया और करीब 12 लाख रुपए खर्च करके पॉली हाउस बनाया, जिसमें शिमला मिर्च और टमाटर की खेती की, जिसमें पूरी तरह से जैविक उर्वरक का इस्तेमाल किया। गोपाल अपनी फसलों के अवशेष से उर्वरक और कीटनाशक बनाते हैं। कीटनाशक बनाने के लिए गोपाल गौमूत्र, छाछ और गुड़ का इस्तेमाल करते हैं। अपने इन प्रयासों से भी गोपाल जी बढ़िया मुनाफा कमा रहे हैं। मुझे टोटल अभी जो शिमला मिर्च है अपनी 5 महीने की हो चुकी है। इसमें लगभग यदि मैं पॉली हाउस का खर्चा यदि डाल दूँ तो 2.5 लाख रुपए मुझे खर्चा लग चुका है टोटली अभी तक के का। और यहाँ से मुझे 32 टन प्रोडक्शन आ चुका है। कुछ कभी 40 रुपए के भी रेट मिले हैं तो कभी 12 रुपए के भी रेट मिले हैं। एवरेज मैंने जब देखा, मेरी सारी मंडी जो जाती है पर्चियाँ वगैरह देखी, तो उसके हिसाब से मुझे 15 रुपये का रेट एवरेज रेट मिला है। 15 रुपये के हिसाब से मुझे मैं 32 टन 30 टन भी मान लूँ तो मुझे 4.5 लाख रुपए का वहाँ पे टोटल प्रोडक्शन आ गया, जिसमें 2.5 लाख रुपए मेरा खर्चा था। और 2 से सवा 2 लाख रुपए आज के डेट में मुझे वहाँ से पूरा नेट प्रॉफिट आ गया है। और अभी प्लॉट अभी चल रहा है, यहाँ से लगभग मुझे 10 टन अपेक्षा है कि 10 टन प्रोडक्शन और मेरा निकल जाए। तो अभी आपने मुलाकात की हमारे आज के कामयाब किसान से। इसके साथ ही हमारे आज के गांव किसान कार्यक्रम के इस अंक में बस इतना ही। अगली बार फिर आप सभी से होगी मुलाकात। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।